तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? कोई भी बॉडी और कोई भी ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहाँ पर पूरा का पूरा जो मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है या फिर बोल सकते हैं एक्यूमुलेटेड होता है, और वो पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास पॉइंट। ऐसा हम लोग कंसिडर करते हुए चलते हैं क्योंकि हर एक बॉडी का ऐसा बिहेवियर होता है। उस बिहेवियर में बॉडी ये डिपिक्ट करती है कि बॉडी का जो पूरा मास है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास पॉइंट। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर बॉडी का पूरा जो मास होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। कंसीडर कर लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल। ये है बॉडी और ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, और ये जो पॉइंट बी है वो है बॉडी का सेंटर ऑफ मास पॉइंट। तो अगर हम लोग पॉइंट बी पर अगर फोर्स लगाएं तो ये जो बॉडी होगी वो ट्रांसलेशनल मोशन कवर करेगी। आप ये प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो। अगर पॉइंट बी पर आप अगर फोर्स लगाएं तो ये जो बॉडी होगी वो ट्रांसलेशनल मोशन कवर करेगी। सिमिलरली ये जो हम लोग जो ऑब्जेक्ट जो कंसीडर कर रहे हैं वो एक ब्लॉक है या फिर एक कोई भी ज्योमेट्रिकली शेप ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करो, और उसके सेंटर पॉइंट पर आप अगर फोर्स लगाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन कवर करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग ये सेम ऑब्जेक्ट पे जो कि ब्लॉक है, अगर हम लोग ये पॉइंट ए पर अगर फोर्स लगाएं तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांसलेशनल मोशन छोड़ के कोई भी रैंडम मोशन कवर करेगा। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट जो मोशन कवर करेगा वो होगा रोटेशनल मोशन। सिमिलरली अगर हम लोग पॉइंट सी पर अगर फोर्स लगाएं तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सिमिलरली रोटेशनल मोशन कवर करेगा इसका, या फिर सर्कुलर मोशन कवर करेगा। तो इन शॉर्ट सेंटर ऑफ मास पॉइंट पर अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो जो बॉडी होती है वो ट्रांसलेशनल मोशन कवर करती है। अगर हम लोग कोई भी पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं जो कि सेंटर ऑफ मास पॉइंट नहीं है तो उस केस में जो बॉडी होती है वो कोई भी रैंडम मोशन कवर करती है। मतलब उस केस में जो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कवर करती है। कंसीडर कर लेते हैं और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। एक सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम है और यहाँ पर 2 किलोग्राम का मास है, यहाँ पर भी 2 किलोग्राम का मास है। तो ये पूरे जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा वो यहाँ पर बनेगा, सेंटर में बनेगा। सिमिलरली एक और एक सिस्टम है, यहाँ पर 2 किलोग्राम का मास है और यहाँ पर 500 ग्राम का मास है। तो हम लोग देख सकते हैं मासेस में डिफरेंस है, यहाँ पर 2 किलोग्राम का मास और यहाँ पर 500 ग्राम का मास। तो ये पूरा जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वहीं बनेगा जहाँ पर मास का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो 2 किलोग्राम का मास का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। मतलब अगर कोई भी सिस्टम में अगर मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम होता है तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होता है वो बॉडी के ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाया करता है। मगर कोई भी सिस्टम में अगर मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम नहीं होता है तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होता है वो उधर ही बनता है जहाँ पर मास का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। तो ये केस में जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है वो सेंटर में बनेगा। ये केस में जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है वो यहाँ पर बनेगा, 2 किलोग्राम की मास के क्लोज में होगा, क्योंकि जो 2 किलोग्राम जो मास है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। सिमिलरली कंसीडर कर लेते हैं यह है ज्योमेट्रिकली शेप्ड बॉडी, यह है ट्राइंगल, यह है रेक्टेंगल, यह है सर्कल, या फिर इसको डिस्क कंसीडर कर सकते हैं। और ये पूरी जो बॉडी है, ये जो ज्योमेट्रिकली शेप्ड बॉडी है, इसमें जो मास की जो डेंसिटी है वो सेम है। तो अगर हम लोग देखें हर एक पॉइंट पर जो मास की जो डेंसिटी है ट्राइंगल में, रेक्टेंगल में और उसके बाद ये डिस्क में, सर्कुलर डिस्क में जो मास की जो डेंसिटी हर एक पॉइंट पर सेम है। तो अगर मास की डेंसिटी अगर सेम है तो जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट बनेगा पूरे सिस्टम का वो उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाया करेगा। ज्योमेट्रिक सेंटर पर सेंटर ऑफ मास लाया करेगा, सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा ये बॉडी के ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाया करेगा। मगर अगर ज्योमेट्रिकली शेप्ड बॉडी है मगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ज्योमेट्रिकली शेप्ड बॉडी ये है रेक्टेंगल, और ये परफेक्ट ज्योमेट्रिकली शेप्ड बॉडी है मगर मास की जो डेंसिटी है वो सेम नहीं है। यहाँ पर मास की डेंसिटी इतने रीजन में मास की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर मास की डेंसिटी कम है। तो मास की डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा होने की वजह से जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट बनेगा वो यहाँ कहीं पर बनेगा। जैसे कि मैंने बोला था, कोई अगर सिस्टम है जहाँ पर मास की डेंसिटी या फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, मास का डिफरेंस है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा वो वहीं बनेगा जहाँ पर मास का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो मास का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है तो जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा। सिमिलरली नॉन ज्योमेट्रिकली शेप्ड बॉडी है, नॉन ज्योमेट्रिकली शेप्ड बॉडी में ऑब्वियसली मास का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है। तो अगर कोई नॉन ज्योमेट्रिकली शेप्ड बॉडी है और अगर उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम नहीं है तो उस केस में भी जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट बनेगा वो वहीं बनेगा जहाँ पर मास का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा हाइट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा हाइट है और वो जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर वेरी कर रहा है तो उस केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पर ट्रीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, यह है टावर, और ये जो टावर है या फिर इसको स्काई स्क्रैपर कंसिडर कर सकते हैं। ये टावर की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है।
तो ये टावर के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, सॉरी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो वेरी करेगी इस टावर के लिए, जिसके वजह से जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पर नहीं ट्रीट कर सकते। सिमिलरली अगर हम लोग कोई स्मॉल हाउस कंसिडर करें तो ये हाउस के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो उतनी वेरी नहीं करेगी, तो ये हाउस के लिए हम लोग जो सेंटर ऑफ मास है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा या फिर जिसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करता है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास है उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पर नहीं ट्रीट कर सकते। मगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर कोई बॉडी है जिसके लिए जो सेंटर ऑफ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो वेरी नहीं करती है, तो उस केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। और कुछ जान लेते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। जो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के बाहर भी रिसाइड कर सकता है। जैसे कि हमने ट्राइंगल कंसीडर किया था, रेक्टेंगल कंसीडर किया था, फिर उसके बाद हमने डिस्क कंसीडर किया था। यहाँ पर हमने ट्राइंगल कंसीडर किया था, रेक्टेंगल, यहाँ पर डिस्क कंसीडर किया। तो जो सेंटर ऑफ मास था वो बॉडी के ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाया कर रहा था, मतलब बॉडी के अंदर रिसाइड कर रहा था, बॉडी के अंदर रिसाइड कर रहा है सेंटर ऑफ मास पॉइंट। मगर जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है वो बॉडी के बाहर भी रिसाइड कर सकता है। तो अगर हम लोग देखें कुछ एग्जाम्पल्स, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो यूनिफॉर्म जो सेमी सर्कुलर रिंग है, ये जो यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग, इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है, ये यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग के लिए जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है वो बॉडी के बाहर रिसाइड कर रहा है। सिमिलरली हॉर्स शू मैग्नेट कंसिडर करें, ये जो हॉर्स शू मैग्नेट का जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा वो हॉर्स शू मैग्नेट के बाहर रिसाइड करेगा। अगर हम लोग हॉलो हेमिस्फीयर कंसिडर करें तो ये जो हॉलो हेमिस्फीयर होगा उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा वो यहाँ पर रिसाइड करेगा, जो कि हॉलो हेमिस्फीयर के बाहर की तरफ है। और अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास पॉइंट के बारे में और अगर कुछ जानते हैं, अगर हम लोग कोई भी बॉडी को अगर लिफ्ट करते हैं, कोई भी बॉडी को अगर हम लोग लिफ्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास पॉइंट को होल्ड करते हुए, तो जो बॉडी होती है वो बैलेंस कंडीशन में होती है या फिर बैलेंस स्टेट में होती है। तो फिर अब तक के हमने क्या डिस्कस किया सेंटर ऑफ मास के बारे में। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जहाँ पर पूरा का पूरा जो मास होता है बॉडी का वो कंसंट्रेटेड होता है। दूसरा, अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास पॉइंट पर अगर फोर्स लगाते हैं तो जो बॉडी होती है वो ट्रांसलेशनल मोशन कवर करती है। अगर हम लोग कोई और पॉइंट पर अगर फोर्स लगाते हैं तो जो बॉडी होती है वो कोई भी रैंडम मोशन कवर करती है, मगर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कवर करती है। थर्ड पॉइंट, अगर हम लोग कोई भी बॉडी को अगर लिफ्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास पॉइंट को होल्ड करते हुए, तो जो बॉडी या फिर वो जो सिस्टम होगा वो बैलेंस स्टेट में होगा। फोर्थ पॉइंट, अगर हमारी कोई भी ज्योमेट्रिकली शेप्ड बॉडी है और उसमें अगर मास का डेंसिटी या फिर मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, तो ज्योमेट्रिकली शेप्ड बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा वो ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाई करेगा। मगर अगर ज्योमेट्रिकली शेप्ड बॉडी है मगर मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम नहीं है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा वो वहीं बनेगा जहाँ पर जो मास का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। फिफ्थ पॉइंट, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है या फिर कोई ऐसी बॉडी है जिसके लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी कर रही है, तो उस केस में जो सेंटर ऑफ मास होगा उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पर नहीं ट्रीट कर सकते। मगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर ऐसी बॉडी है जिसके लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेरी नहीं कर रही है, तो उस केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास को सेंटर ऑफ ग्रेविटी के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं। जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है वो बॉडी के बाहर भी रिसाइड कर सकता है। सिक्स पॉइंट, जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है वो बॉडी के बाहर भी रिसाइड कर सकता है। जैसे कि हमने देखा था हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, फिर उसके बाद सेमी सर्कुलर वायर हो गया। तो जितनी भी जो बॉडीज़ है उसके लिए जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होता है वो बाहर रिसाइड करता है। तो ये था बेसिक सेंटर ऑफ मास के बारे में। आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे, सेंटर ऑफ मास के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे।